लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार तक, आइए आपको सुनाते हैं आज के सबसे चर्चित बयान। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने जेनजी युवाओं को लेकर दिए अपने विवादित बयान पर सफाई दी है। इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर कंगना ने कहा कि जंतर मंतर के प्रदर्शन में पूरे देश की युवा पीढ़ी शामिल नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि करीब 10,000 लोगों की भीड़ में लगभग 2,000 युवा थे, जबकि बाकी लोग अलग अलग उम्र के थे। कंगना ने कहा कि उनका इरादा पूरी जेनजी पीढ़ी को गटर छाप कहने का नहीं था और उनके खिलाफ युवा विरोधी होने का एजेंडा चलाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई उनका ऐसा बयान दिखाए जिसमें उन्होंने पूरी युवा पीढ़ी को निशाना बनाया हो। तो ये थे कांग्रेस के प्रवक्ता जिन्होंने कहा कि मैंने पूरे देश के जो युवा हैं उनको गटर छाप कहा। पूरे देश के युवा, अगर आप सिर्फ जेनजी की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 30-35 करोड़ के पास इनकी पॉपुलेशन होने वाली है। और जो जंतर मंतर है वहां पर लगभग 10,000 लोग इकट्ठे हुए थे, जिसमें से आधे से ज्यादा तो शबाना आजमी जी टाइप लोग आपने देखा, हर टाइप के एज ग्रुप घूम रहे थे। अगर हम युवाओं की बात करते हैं, जेनजी की हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो वहां पर लगभग जो है 2,000 जेनजी थे। तो कैसे ये लोग इसको जेनजी प्रोटेस्ट कह रहे हैं कि जैसे मानो पूरे देश के जेनजी जो है प्रोटेस्ट। ये जो यहां पर नस्ल इकट्ठी हुई थी उसी के बारे में जो है मैंने स्पेसिफिकली कहा था, कोई मेरा ऐसा, मैं आपको ओपन चैलेंज देती हूं, कोई आप मेरा ऐसा स्पेसिफिक कोड बताइए कि मैंने जिसमें पूरी जनरेशन को इंक्लूड किया हो। ये फालतू का एजेंडा आप मेरे साथ मत चलाइए। मैं युवा विरोधी नहीं हो सकती क्योंकि मैं खुद युवा हूं, समझे आप। और राहुल गांधी जैसे 55-60 साल की युवा नहीं। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने देश के भविष्य को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों बीमार रहने के दौरान वे देश के भविष्य के बारे में सोचते रहे और जितना सोचते गए उतने ही निराश होते गए। वांगचुक ने कहा कि करीब 50 साल पहले जो पड़ोसी देश भारत से पीछे या बराबर थे, आज उनमें से कई देश हमसे काफी आगे निकल चुके हैं। उन्होंने थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका और बांग्लादेश का उदाहरण दिया। वांगचुक ने कहा कि अगर प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी के मामले में यही स्थिति बनी रही तो 2047 तक भारत के विकसित देश बनने का सपना अधूरा रह सकता है। उन्होंने लोगों से देश के भविष्य को लेकर सोचने और बदलाव के लिए मदद करने की भी अपील की। 15 अगस्त आ रहा है और मुझे आपसे मदद चाहिए। साथियों, पिछले दिनों मैं जरा बीमार रहा और बिस्तर पर बैठा सोचता रहा अपने देश के बारे में, देश के भविष्य के बारे में, और जितना सोचता उतना ही निराश होता रहा। 50 साल पहले पड़ोसी देश जो हमसे पीछे थे या बराबर के थे, वो आज मीलों दूर निकल चुके हैं हमसे। बड़े देशों की बात न करें, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहां तक कि श्रीलंका और बांग्लादेश भी हमसे आगे हैं अगर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2047 में हम विकसित देश नहीं बल्कि दुनिया के बाजार में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं एक तरफ कि आप लोगों ने परिवर्तन चाहा, बदलाव चाहा, पिछले 2 महीनों में आंदोलन किए और बदलाव आया भी। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, मगर जो अगले शिक्षा मंत्री आए उनसे भी कोई चमत्कार होता नहीं दिखता। और जब तक शिक्षा पिछड़ी रहेगी, देश का भविष्य भी पिछड़ा ही रहेगा। वैसे ही अगर दिल्ली में एक पार्टी की सरकार से अन्याय पर आवाज उठाई और सरकार ने बर्बरता से दबाया उस आवाज को, तो दूसरे राज्यों में दूसरे पार्टी की सरकारों ने भी वही किया, अन्याय और वैसे ही बर्बरता से दबाया। तो पार्टियों की भी बात नहीं है। अब सरकारों को बदलने की बात अगर हम करें तो 2012-13 में एक सरकार को भ्रष्टाचार के आंदोलन में हमने बदल दिया, एक नई सरकार आई, मगर फिर आज 12 साल बाद भ्रष्टाचार और अन्याय ने रूप बदल लिया है, मगर उससे भी 2 गुना 3 गुना बड़ा होकर हमारी आंखों में घूर रहा है, हमें डरा रहा है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन चाहिए, एक क्रांति चाहिए, एक पीसफुल रेवोल्यूशन चाहिए इस देश में, ताकि हम सही नेताओं को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि सबसे बड़ी कमी हमारे नेतृत्व को चुनने में रही है। जब तक नेता सही ना हो तो पूरा देश गलत रास्ते पे चलेगा। मगर मैं ये कहना चाहूंगा, इन हालातों के बावजूद बहुत से ऐसे नेता हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने संसद के मॉनसून सत्र को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के अहंकार, अनुशासनहीनता और उद्दंडता के
कारण संसद का सत्र प्रभावित हुआ। प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी अपनी बहन के साथ बिना अनुमति प्रधानमंत्री आवास के गेट पर बैठ गए। उन्होंने बताया कि गृह सचिव और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह बातचीत के लिए पहुंचे और सरकार ने चर्चा की पेशकश की, लेकिन राहुल गांधी ने बातचीत के बजाय सरकार से इस्तीफे की मांग कर दी। मॉनसून सत्र संसद का एक नेता के अहंकार, अनुशासनहीनता और उद्दंडता की भेंट चढ़ गया। और यह बात मैं पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। द इंटायर मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट stood sacrificed at the altar of the arrogance, delinquence, sense of entitlement and total indiscipline of the gentleman known as leader of opposition. थोड़ा इसको हम रिकॉल करना चाहते हैं आपके लिए। सदन हुआ, राहुल गांधी जी अपनी बहन के साथ बिना परमिशन लिए जाकर बैठ गए प्रधानमंत्री के निवास के गेट पर। राहुल गांधी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके पिताजी प्रधानमंत्री, उनकी दादी जी प्रधानमंत्री, उनके परनाना प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के निवास की क्या सैंक्टिटी होती है उनको मालूम है। सुरक्षा के इसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं ये भी उनको मालूम है। जाके बैठ गए। जब वहां होम सेक्रेटरी गए, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक वीडियो में बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद हल्द्वानी के ग्राउंड का शुद्धिकरण कराया गया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि खड़गे दलित है तो ये दलितों के प्रति बेहद गंदी और घिनौनी सोच को दर्शाता है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता का अपमान सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे दलित समुदाय का अपमान है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने की भी मांग की। हल्द्वानी में खड़गे जी की रैली हुई और उसके बाद बीजेपी ने उस ग्राउंड का शुद्धिकरण कराया, हवन किया, शुद्धिकरण किया गया। क्यों? क्योंकि खड़गे जी दलित समाज से आते हैं। इसके अलावा और क्या कारण है? और यही बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। सबसे पहले भाजपाइयों एक बात सुन लो, बाबा साहब के संविधान ने, नेहरू ने, गांधी ने, पटेल ने, सब ने मिलकर एक ऐसे आजाद भारत की, एक ऐसे स्वतंत्र भारत की स्थापना करी। इस देश को एक ऐसा संविधान दिया जिसने अनटचेबिलिटी और छुआछूत को निकाल फेंका। लेकिन आपकी असल मानसिकता, आपका असल चाल चरित्र और चेहरा वही है। यही भाजपा और संघ की असलियत है। आप दलितों को दोयम दर्जे का, अनटचेबल मानते हैं। उनके आने पर आपने शुद्धिकरण किया और यह दिखता है आरएसएस की सोच में, यह दिखता है आपके एक्शंस में। आरएसएस का आज तक कोई भी प्रमुख सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ग, एक पर्टिकुलर जात का है। ना कोई पिछड़ा बना, ना कोई दलित बना। इतने मुख्यमंत्री हैं आपके देश भर में, एक भी दलित समुदाय से क्यों नहीं है? और यही आपकी जो मन में दलितों के प्रति घृणा है, नफरत है, यह दिखाता है। नरेंद्र मोदी जी, ड्रामे बाद में कीजिएगा। आज आइए, इस देश के सबसे बड़े दलित नेता के इस अपमान के लिए माफी मांगिए। आपके लिए खड़गे जी सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारे लिए वो हमारे सम्मानित नेता हैं। उनका जो राजनीतिक अनुभव है वो आपकी आधी पार्टी की एज से ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब सामने अमित शाह होते हैं तो राहुल गांधी बहस से रफू चक्कर हो जाते हैं और बाहर आकर चिल्लाते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि संसद के भीतर जवाब देने और बहस करने की बजाय राहुल गांधी बाहर आकर बयानबाजी करते हैं। उन्होंने इसी अंदाज को राहुल गांधी का असली विजन करार देते हुए विपक्ष के नेता पर निशाना साधा कि कटकटाहा कुत्ता बाद में पागल ही होता है। और अमित शाह के डर से राहुल गांधी की जुबान बंद हो जाती है और वो चर्चा के लिए तैयार रहे। राहुल गांधी में हिम्मत नहीं हुई कि चर्चा में भाग ले।
राहुल गांधी अमित शाह से इस कदर भागते हैं जैसे चूहा बिल्ली को देख के भागता। और राहुल गांधी इस देश का सबसे आज तक के इतिहास में ऐसा घटिया नीच एलओपी नहीं बना। सत्ता पक्ष ललकार रहा हो, भागो मत राहुल, भागो मत राहुल, और ये बेचैन इसलिए हो गए कि इनको तो कभी न युवा इनको रोटी दिया, इनके आगे तो कुछ चारा फेंका नहीं, इनसे मिला भी नहीं। ये फ्रस्ट्रेशन में अब अपने आप को इस कदर बना लिए हैं कि सदन के अंदर चर्चा में भी अमित शाह से भाग गए। कांग्रेस सांसद उमेदराम बेनीवाल ने सीमावर्ती क्षेत्र में सद्भावना यात्रा को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बॉर्डर के लोगों को नोटिस देकर धार्मिक स्थलों को तोड़ने और परेशान करने के विरोध में सद्भावना यात्रा निकाली गई। उमेदराम बेनीवाल ने कहा कि क्षेत्र के लोगों का आपसी भाईचारा पहले भी कायम था, आज भी है और आगे भी बना रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, सीमावर्ती क्षेत्र की एकता और आपसी सद्भाव को कोई नहीं तोड़ सकता। लोग हमेशा सदियों से शांति प्रिय लोग रहे हैं और हमेशा शांति की कामना को लेकर सभी एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं और सभी मिलजुल कर रहते हैं। जिस प्रकार पिछले 2-3 महीने से इनको नोटिस देकर जो धार्मिक स्थानों को गिराने का और आपसी द्वेष फैलाने का जो सरकार द्वारा कृत्य किए जा रहे हैं, तो उनको एक साफ संदेश इस यात्रा के द्वारा संदेश दिया जा रहा है कि हमारी थार की इस अपनायत को किसी भी सूरत में आप कमज़ोर नहीं कर सकते। हम थारवासी सदियों से एक रहे हैं और आगे भी एक रहेंगे, चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन हमारी इस भाईचारे के अंदर किसी भी प्रकार की दखल नहीं डाल सकते। और हम ये इस यात्रा के माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं कि हम थारवासी सभी एक हैं, नेक हैं, मजबूत हैं और एक दूसरे के साथ में हमेशा साथ रहेंगे। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भरत तिवारी मामले को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब सम्राट चौधरी के मुंह से एनकाउंटर की बात नहीं निकल रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि सिर्फ मुआवजा देकर इस मामले को खत्म नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने मांग की कि भरत तिवारी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कि ये परिवार को नौकरी देना, पैसा देना तो ठीक है, उनका हक सरकार ने किया है, लेकिन इससे न्याय नहीं होगा। न्याय का मतलब ये है कि जिन लोगों ने गोली चलाई और जिन लोगों ने गोली चलाने का ऑर्डर दिया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर सजा होनी चाहिए। किसी के बच्चे की मौत की कीमत एक सरकारी नौकरी और चंद रुपए नहीं है। चंद रुपए आप देते हैं कॉम्पनसेशन के तौर पर, नौकरी देते हैं, वो ठीक है, लेकिन वो न्याय नहीं है। जिन लोगों ने गोली चलाई है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उससे भी बढ़कर गृह विभाग में रिपीट कर रहा हूं, गृह विभाग और एसटीएफ के गृह मंत्री ने जिन लोगों ने भी गोली चलाने का आदेश दिया है उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। और भरत तिवारी को ही क्यों ये दिया जा रहा है? भरत तिवारी के साथ जिन अन्य बच्चों का भी इनकाउंटर किया गया है उन पर भी सरकार को यही पॉलिसी अपनानी चाहिए। उनके भी परिवार के बच्चों, उनके भी परिवार के लोगों को, बंटी यादव के भी फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में बस इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.